हेलो स्टूडेंट्स। तो सेक्शन ए जो है हमने सैम्पल क्वेश्चन पेपर का अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम सेक्शन 2 कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो अच्छे से कंसेप्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि उसके जैसा कोई और क्वेश्चन आए तो वो आपका रह ना जाए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का क्या है। तो इसमें लिखा है कि चूज एन एलिमेंट फ्रॉम द पीरियड 3 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट मैचेस द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। तो हमें ये कुछ डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं और हमें एलिमेंट को चूज करना है फ्रॉम द पीरियड 3। तो यहाँ पे आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पता होनी चाहिए और उसमें पीरियड 3 पता होना चाहिए कि पीरियड 3 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो इससे आप इजिली जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि डायमंड के स्ट्रक्चर से सिमिलर है या कौन सा एलिमेंट है जिसकी लिथियम के इक्वल वैलेंसी है। तो देखते हैं ये पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ आप पीरियड नंबर 3 देखिए, तो इसके अंदर आप चेक करेंगे 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 8 एलिमेंट्स हैं पीरियड नंबर 3 के, जैसे कि आपको दिख रहा है सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन, आर्गन। तो ये सारे 8 एलिमेंट है पीरियड नंबर 3 के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इट हैज़ अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू डायमंड। तो ये है इसका आंसर सिलिकॉन। सिलिकॉन का स्ट्रक्चर जो है वो डायमंड के इक्वल होता है। अब हमें रीजन भी देना है इसके साथ साथ। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन इज सिमिलर टू कार्बन। सिलिकॉन और कार्बन दोनों एक जैसे हैं। वो क्यों एक जैसे हैं? क्योंकि कार्बन की भी टेट्रावैलेंसी होती है, सिलिकॉन की भी टेट्रावैलेंसी होती है। सिलिकॉन और कार्बन दोनों ही कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, दोनों ही कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है और दोनों का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो इसी तरह से कार्बन और सिलिकॉन दोनों सिमिलर हैं। और कार्बन जो है, कार्बन डायमंड एक बहुत अच्छा एलोट्रॉप फॉर्म है कार्बन का। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर भी डायमंड के स्ट्रक्चर से सिमिलर हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको रीजन भी बताया क्योंकि क्वेश्चन में आपसे रीजन भी पूछा है। तो इस तरह से आप रीजन को एक्सप्लेन करेंगे कि कार्बन के इक्वल, कार्बन से सिमिलर है सिलिकॉन, बिकॉज कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ हैव द टेट्रावैलेंसी, बोथ फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड, बोथ हैव द कैटिनेशन, बोथ हैव द टेट्रल हेड स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखते हैं। इट हैज़ द सेम वैलेंसी एज लिथियम। लिथियम की अब आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। इसके लिए फ्रेंड्स आपको सबके एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, तभी आप ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिथियम की वैलेंसी क्या होती है। तो यहाँ पे लिथियम की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। और यहाँ पे अगर आप इन 8 एलिमेंट्स को देखें पीरियड नंबर 3 के, तो सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 1 होती है। 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर 11 से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया 281। तो आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंसी होती है, मैंने आपको ये बताया था। तो लिथियम और सोडियम दोनों की वैलेंसी जो है सेम है। तो इस तरह से आप जो है आंसर्स करेंगे क्वेश्चन को। थोड़ा सा आपको इस बात का पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर एलिमेंट का नेम क्या है और उसका एटॉमिक नंबर क्या और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे निकालनी है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद इसका सी पार्ट देखते हैं। इट हैज़ अ वेरिएबल वैलेंसी। तो आपको इनमें से, इन 8 एलिमेंट्स में से ऐसा एक एलिमेंट और चूज़ करना है जिसकी वेरिएबल वैलेंसी हो और वो ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर हो। ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप नंबर 16 में आती है। तो ये सब ऑप्शंस, ये सब हिंट आपको इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो इससे आपको कैसे पता लगाना है? वेरिएबल वैलेंसी का मतलब है जिसकी वैलेंसी चेंज होती रहती है। तो ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। इसमें अगर आप देखेंगे ग्रुप नंबर 16 जो कि ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा ग्रुप नंबर 16 शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पे। अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन है, इसमें सल्फर है, Fe है, टेलरियम है, पोलिनोमियल है, Lv है। तो ये सब जो है एलिमेंट्स है ग्रुप नंबर 16 के, दैट इज द ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली और यहाँ पे पीरियड नंबर 3, तो आपको दोनों हिंट दे रखे हैं, पीरियड नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 16। तो जहाँ पर भी आपका आपको यहाँ से शायद पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ से आपका जो एलिमेंट है वो है सल्फर, S। ठीक है, तो यहाँ से पीरियड नंबर 3 में आप देखेंगे और ऊपर से आप देखेंगे ग्रुप नंबर 16 में, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि सल्फर इसका आंसर होगा। सल्फर इज द मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली 16 एंड इट बिलोंग्स टू द पीरियड नंबर 3 ऑल्सो। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने को आ सकता है कि सल्फर की वेरिएबल वैलेंसी क्यों है। तो बेसिकली सल्फर का जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 होती है। वैसे तो इसकी वैलेंसी 2 होती है, लेकिन समटाइम्स इट हैज़
हैज़ अ मल्टीपल वैलेंसीज ऑल्सो, अलग अलग वैलेंसी को ये शो करता है। और ये आपको पूछा जा सकता है कि आप उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाएं और कौन कौन सी वैलेंसी ये शो करता है। तो मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो SO2 में इसकी वैलेंसी 4 हो जाती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, S के ऊपर 2 डॉट्स हैं और नीचे भी 1 2 3 4। तो इस तरह से इसकी वैलेंसी 4, इट शोज वैलेंसी ऑफ 4 इन केस ऑफ SO2। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। और अगर दूसरी बात करें, क्योंकि सल्फर की वैलेंसी 2 है, समटाइम इट शोज अ वैलेंसी 4 एंड समटाइम इट शोज अ वैलेंसी ऑफ 6 इन द केस ऑफ SO3। ठीक है, तो जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, आपको ये अच्छे से करके जाना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और आपसे ही पूछा जा सकता है कि सल्फर वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो करता है, या फिर कौन कौन सी वैलेंसी ये शो करता है। डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, और कौन कौन से कंपाउंड है जिसमें वो डिफरेंट अपना जो है शो करता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट चलता है, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। तो ये क्वेश्चन मैं अपना जो कार्बन एंडेड्स कंपाउंड वाले सीरीज में वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि आइसोमर्स जो है एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे से क्वेश्चन आते हैं। तो C4H8 आपको पता होना चाहिए। C4H8 जो है ब्यूटीन है और इसके 4 आइसोमर्स होते हैं। 4 आइसोमर्स होते हैं ब्यूटीन के। और आइसोमर्स बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको ये भी बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, तो आपने देखी नहीं है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की वीडियो, तो प्लीज़ जाकर देखिए। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सबका चांस है आने का। तो बेसिकली आइसोमर्स वो होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, यानी कि C4H8 रहेगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, सबका फॉर्मूला ब्यूटीन में, सबका फॉर्मूला जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो 4 आइसोमर्स हो गए, ब्यूटीलाइन, सिस ब्यूटीलाइन, ट्रांस ब्यूटीलाइन एंड आइसो ब्यूटीलाइन। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं। तो आप ऐसे ही स्ट्रक्चर बना के आएंगे अपने एग्जाम में। तो आप प्लीज़ इसको क्वेश्चन को अच्छे से करके जाएं, क्योंकि ब्यूटीन के आइसोमर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में भी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रूव दैट C4H8 एंड C5H10 आर होमोलोगस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इसमें एक कार्बन का गैप आ रहा है और 2 हाइड्रोजन का गैप आ रहा है, यानी कि 4 से 5 हो गया और 8 से 10 हो गया। तो CH2 का जो गैप आ रहा है वो एल्कीन होमोलोगस सीरीज में आता है। एल्कीन होमोलोगस सीरीज जो है आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, और इसका जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैं बहुत बार अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप इसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन क्या होता है। क्योंकि अगर आपको एल्कीन, एल्केन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला नहीं पता तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। होमोलोगस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ आप इसका जनरल फॉर्मूला जो है एल्कीन का मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो देखते हैं। अ कार्बन कंपाउंड ए हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, इट इज सॉल्युबल इन वाटर विद ऑल द प्रोपोर्शंस। तो हमें आइडेंटिफाई करना है एक और उसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो अगर आप देखेंगे ये इथेनॉल है C2H5OH, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाली वीडियो में भी बताया है कि इसका डॉट स्ट्रक्चर आता है, और वहाँ पे इस तरह से आप इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपके लिए जो वीडियो है ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आ चुके हैं। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर देखें उस वीडियो को। नेक्स्ट, इसका बी पार्ट है, गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी 2 होमोलोगस ऑफ ए। तो यानी कि ए है इथेनॉल, तो इथेनॉल के हमें 2 होमोलोगस बताने हैं, उसके फैमिली में 2 मेंबर बताने हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मीथेनॉल। मीथेनॉल इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ इथेनॉल। तो आपको ये सारी सीरीज याद होनी चाहिए। मीथेनॉल CH3OH, इथेनॉल C2H5OH, इसका अदर मेंबर है प्रोपेनॉल C3H7OH और ब्यूटेनॉल C4H9OH। तो इस तरह से आपसे किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पूछा जा सकता है। होमोलोगस सीरीज के फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर सबको पूछा जा सकता है। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो प्लीज़ जाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जो कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर से है। अभी मैंने अपनी लास्ट वीडियो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताया, और बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन जो है सैम्पल पेपर में पूछा गया है। जैसे कि 2 पी प्लांट लिए हैं, एक रेड और येलो सीड्स का लिया है जो कि डोमिनेंट है,
और अदर जो है रिसेसिव ट्रेट है रिंकल्ड और ग्रीन। तो यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जीनोटाइप है कैपिटल आर आर वाई वाई और स्मॉल आर वाई वाई। तो रिसेसिव और डोमिनेंट ट्रेट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया अपनी लास्ट वीडियो में, तो प्लीज़ मेंडल लॉ ऑफ ट्रेट वाली वीडियो ज़रूर देखें। उससे आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के कैसे करना है वो आपको ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें कैपिटल आर आर वाई वाई जो है ये डोमिनेंट है, राउंड कलर का है सीड और येलो कलर का है, और जो रिसेसिव ट्रेट है वो रिंकल्ड है और ग्रीन है। तो यहाँ से हमें गैमेट्स मिले कैपिटल आर वाई और स्मॉल आर वाई। तो जब इसकी F1 जनरेशन निकालेंगे तो हमें सारे जितने भी जो रिजल्ट मिलेंगे वो सारे राउंड शेप के सीड होंगे और सबका सीड का कलर येलो होगा। तो और इसके जीनोटाइप होंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अब F2 प्रोजेनी कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे F1 इंटू F1 को। तो गैमेट्स हम सबसे पहले लिखेंगे ऊपर और हॉरिजॉन्टल लिखेंगे और वर्टिकल लिखेंगे और सबको मल्टीप्लाई करना जैसे कि इस वीडियो में आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो जब हमने देखा तो कैपिटल वाई वाई और कैपिटल आर आर, जहाँ पर भी कैपिटल वाई और कैपिटल आर आ रहा है तो वहाँ पे आप बिना सोचे समझे येलो और राउंड लगाएंगे। येलो कलर का सीड होगा और राउंड कलर का शेप होगा, क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट करेक्टर है। मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंट करेक्टर हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो डोमिनेंट है। ठीक है, अगर वहाँ पे दोनों ही एलिली स्मॉल लेटर में है तभी रिसेसिव ट्रेट जो है, तभी रिसेसिव करेक्टर अपने आप को शो करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप सेकंड रो में देख रहे हैं स्मॉल वाई वाई आ रहा है, यानी कि दोनों एलिली स्मॉल है, इसलिए इसका कलर येलो ना होकर ग्रीन कलर का हुआ है। लेकिन कैपिटल आर आर का मतलब ये इसकी शेप राउंड में ही है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको अच्छे से अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो अगर आपको ये समझना है कैसे डायहाइब्रिड क्रॉसिंग होती है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखें, आपके सारे डाउट्स जो है वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह से थर्ड रो में अगर मैं बोलूँ तो कैपिटल वाई वाई है, यानी कि कलर तो येलो होगा लेकिन स्मॉल आर आर का मतलब ये रिंकल्ड होगा, रिंकल्ड शेप में होगा, राउंड शेप इसकी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप हर एक ऑप्शन निकालेंगे और हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा सीड जो है येलो कलर का होगा और कौन सा रिंकल्ड होगा, कौन सा ग्रीन होगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको पूछा है कि कितने कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो नए बने हैं, पेरेंट से अलग हैं, क्योंकि हम जब F2 जनरेशन निकालते हैं तो पेरेंट से अलग भी नए नए कॉम्बिनेशंस आते हैं, डिफरेंट टाइप के रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे 16 रिजल्ट आएंगे, तो 16 में से आपको काउंट करना है 9 आउट ऑफ 16 येलो राउंड है जो कि हमारा पेरेंट है। 3 आउट ऑफ 16 हमें अलग तरीके के मिले हैं, न्यू कॉम्बिनेशन मिले हैं ग्रीन और राउंड। 3 आउट ऑफ 16 येलो रिंकल्ड है, येलो कलर का सीड है और रिंकल्ड शेप है। और 1 आउट ऑफ 16 जो कि पेरेंट है रिसेसिव ट्रेट वाला, ग्रीन एंड रिंकल्ड मिले हैं। तो यहाँ पे अच्छी लग रही है वीडियो, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर करना है इस वीडियो को। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है टोटल 160 सीट्स। तो F2 जनरेशन से हमने इसका रेशियो निकाल लिया 9:3:3:1। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप जीनोटिपिक रेशियो या फिर फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो अगर इस रेशियो को हम देखें तो हमें पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि कितने पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और कितने न्यू कॉम्बिनेशन है। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो 9 है, इससे 90 हो जाएगा, 90 येलो एंड राउंड एंड 10 रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर सीड्स। और 2 नए कॉम्बिनेशन इससे हमें मिले हैं 30 राउंड एंड ग्रीन एंड 30 रिंकल्ड एंड येलो सीड्स, ये दोनों नए कॉम्बिनेशन है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाऊंगी कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो आपको इन क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय आपको एक एक चीज़ें जो है अपने माइंड में क्लियर करनी है, जो कि मैं आपको विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स इसको समझाऊंगी, तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर है और ये जो है इसका कॉस्ट है 1 किलोवाट। अगर एनर्जी खत्म होगी तो आपको 3.5 रुपीज़ का चार्ज होगा। अब आपके पास एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है जिसकी पावर 2 किलोवाट है और ये 3 घंटे चलता है। ठीक है, तो अब आपको कॉस्ट निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको मीटर का रीडिंग पता चल गई, 1 किलोवाट 3.5 चार्ज करेगा और जनरेटर पता चल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एनर्जी निकालनी है
3 घंटे अगर वो चला है तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ आपको पता होना चाहिए, पावर इंटू टाइम। तो 2 इंटू 3 कर देंगे तो 6 किलोवाट आवर एनर्जी वो खर्च करेगा। अब हम निकालेंगे कॉस्ट। तो 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट 3.5 है, तो 6 किलोवाट आवर का कॉस्ट 21 होगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक मीटर जो बोर्ड है उसमें 21 रुपीज़ आपको खर्च करने पड़ेंगे अगर एक जनरेटर है जिसकी पावर 2 किलोवाट है और वो 3 घंटे चलता है। तो होप वीडियो और क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट बी देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। Question number B, a student boil water in an electric kettle for 20 minutes using the same main supply. He want to reduce the boiling time of water. To do so, should he increase or decrease the length of heating element? तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको विद द हेल्प ऑफ पिक्चर समझाऊंगी, क्योंकि पिक्चर से जब आप देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता है। तो एक स्टूडेंट है, इस इलेक्ट्रिक केटल में वो वाटर को बॉईल कर रहा है और पूरा वाटर जो है 20 मिनट्स में बॉईल हो रहा है। अब वो चाहता है कि 20 मिनट से कम टाइम में ही वाटर जो है बॉईल हो जाए। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए उसे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि वो जल्दी बॉईल हो जाए वाटर। तो अगर वो हीट ज़्यादा देगा, अगर वो चाहता है कि जो मेन सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी उसमें से हीट जो है, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो ताकि उसका वाटर जो है बहुत जल्दी बॉईल हो जाए 20 मिनट से भी पहले, तो उसे क्या करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू V²/R, ठीक है। तो R जो है हमें डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि पावर हमें बढ़ानी है। अगर हमें पावर बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, तो R को डिक्रीज करना पड़ेगा। और इस वाले फॉर्मूले से R इज इक्वल टू ρL/A से आपको ये पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमें R को कम करना पड़ेगा तो लेंथ को भी कम करना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन है कि लेंथ को इंक्रीज करना है या लेंथ को डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि लेंथ को डिक्रीज करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, सॉल्व समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। ये आपको एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। सर्किट में आप ये देख रहे हैं कि एक रजिस्टर है 6 ओम, एक रजिस्टर है 5 ओम, एक रजिस्टर है 10 ओम और एक R1 है और एक 6 ओम है। टोटल करंट जो है 2 एम्पियर दे रखा है और हमें यहाँ से R1 की वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टेंस जो R1 है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सर्किट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है कि कौन कौन से रजिस्टर जो है सीरीज में है और कौन कौन से रजिस्टर पैरेलल में है। तो यहाँ आप देखेंगे 5 ओम, 10 ओम और R1 ये तीनों ही पैरेलल में अटैच है। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/R इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/R1। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकल जाएगी RP की, वो हो जाएगी 10 R1/3 R1 प्लस 10। तो यहाँ से अब एक नया सर्किट बना जिसमें 6 ओम और RP ये तीनों सीरीज में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इनको सीरीज वाला फॉर्मूला निकाल के रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में हम क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम सिंपली ऐड करते हैं और पैरेलल में कैसे करते हैं, 1/, करके हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड रजिस्टर्स करके 6 + 6 12 हो जाएगा। तो 12 प्लस RP की वैल्यू अभी हमने निकाली है 10 R1/3 प्लस R1 प्लस 10। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेंगे। नेक्स्ट हमारे को फॉर्मूला पता है V इज इक्वल टू IR। तो I की वैल्यू हमें पता है और R की वैल्यू भी हमें पता है। 30/2 पुट करेंगे तो 50 ओम्स आ जाएगी। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वल टू रख देंगे क्योंकि दोनों ही रिक्वायर्ड की वैल्यू है। तो 12 प्लस 10 R1/3 R1 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 के इक्वल आ जाएगा। और इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, 12 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 12 3, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को तो 9 R1 प्लस 30 आ जाएगा और R1 की वैल्यू 30 ओम आ जाएगी। सो क्वेश्चन और पूरा डिराइवेशन और पूरा सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि पैरेलल में कौन कौन से हैं और सीरीज में कौन कौन से हैं, और आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। पहले वाले 3 जो है सीरीज पैरेलल में है, फिर वो सीरीज में बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं। नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी हमें एक सर्किट दिया हुआ है और इसमें हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और टोटल करंट निकालना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सीरीज वाले देखेंगे। सीरीज में जो अटैच है वो है R3 और R4। R4 और R3 दोनों को 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 ओम आ जाएगा क्योंकि ये सीरीज में है, ठीक है। तो उसके बाद जो R2 है 10 ओम और अभी अभी हमने निकाला है R-10 ओम, ठीक है। तो वो दोनों
है पैरेलल में। तो यहाँ पे जो सीरीज़ में है वो R3 और R4 है, उससे हमारे पास 10 ओम आया। अब R2 और R डैश जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हम पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/R डबल डैश जिसको हमने लिखा 2/10, तो 5 ओम आ गया। R डबल डैश की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5 ओम। ठीक है, अब 7 ओम और 5 ओम जो कि अभी हमने निकाला, ये दोनों सीरीज़ में बन जाएंगे। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है, कुछ भी डिफिकल्टी लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। तो यहाँ पे जो है टोटल रेजिस्टेंस जिसको हमने लिया आर टी इज इक्वल टू R डबल डैश प्लस R1, क्योंकि ये सीरीज़ में हो जाएंगे अब। तो 5 + 7 ओम को ऐड करेंगे तो 12 ओम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 12 ओम। सी फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को करना बहुत ईजी है, बस आपको ये समझना है कि कब हमें पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना है, कब हमें सीरीज वाला फॉर्मूला लगाना है। तो जस्ट आप सिंपल सॉल्व करके इन आंसर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके हमें एक और क्वेश्चन पूछा है, हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना था और टोटल करंट भी निकालना था। तो टोटल करंट आपको ओम्स लॉ आना चाहिए। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर से हम I इज इक्वल टू V अपॉन आर निकाल लेंगे। V की यानी कि V की वैल्यू हमें दी हुई है 24 वोल्ट्स, और I यानी कि करंट कैसे निकालेंगे, 24 डिवाइडेड बाई 12। 12 जो है अभी अभी हमने निकाला है, टोटल रजिस्टेंस है सर्किट का। तो 24 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 एम्पियर इज द टोटल करंट ऑफ दिस सर्किट। तो यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 13। गैस ए फाउंड इन द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज डेडली पॉइजनस बट इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमें वो गैस आइडेंटिफाई करनी है जो कि अपर लेयर पे होती है, एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपर होती है, और वो लिविंग बींग्स के लिए भी असेंशियल है और वो पॉइजनस भी है। तो ऐसी कौन सी गैस है जो कि हायर लेवल पे मिलती है? तो इसका आंसर आएगा ओजोन। ओजोन गैस जो है हायर लेवल पे मिलती है, और ये कैसे बनती है? बाय यूवी रेडिएशंस, इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस। तो यूवी रेडिएशन जो है स्प्लिट अप हो जाती हैं, ऑक्सीजन को स्प्लिट कर देती हैं, और फ्री ऑक्सीजन एटम जो है वहाँ पे हो जाते हैं बहुत सारे एटमॉस्फेयर में। और ये जो फ्री ऑक्सीजन एटम है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और ओजोन बनाते हैं। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो O3 आपको ध्यान रखना है, ओजोन का फॉर्मूला होता है, और ये कैसे बनती है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसका बी पार्ट है, वाई इट इज असेंशियल फॉर लिविंग बींग। लिविंग बींग के लिए क्यों असेंशियल है ये भी आपको पता होना चाहिए, और इसका कारण डिप्लीट होने का क्या है ये भी आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर में, ओजोन डिप्लीशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये प्रोटेक्ट करती है, हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है सन से रिलीज होती है, तो इससे हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ को ये प्रोटेक्ट करके रखती है। और ये डिप्लीट क्यों हो रही है, किस केमिकल की वजह से ये कम होती जा रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो कि हम अपने रेफ्रिजरेटर में फायर एक्सटिंग्विशन में यूज करते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है ओजोन डिप्लीशन का। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करो। सो फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।